संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ौदा। आज हम फिजिक्स का जो आगे का जो हमारा पार्ट है विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में इससे, और उससे आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकाला था, विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में डिस्कस किया था, और विद्युत क्षेत्र पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर, जैसे धनावेश पर बल लगता है F = +QE और ऋणावेश पर बल लगता है F = -QE। इस पे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए आपको बता दूं, इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक तो मुख्य आवेश और एक परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का जो मान है वो बहुत ही छोटा लिया जाता है, या ये कह सकते हैं बहुत अत्यंत लेंगे, और ये मुख्य आवेश के विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित या प्रभावित नहीं कर सकता है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे, इस पे डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं मानता हूं, मान लीजिए माना एक बिंदु O और एक बिंदु आवेश, यही कर सकते हैं कि बिंदु O पर +Q आवेश उपस्थित है। इस आवेश के चारों ओर ये कह सकते हो माध्यम जो हम ले रहे हैं वो क्या है, निर्वात है। माध्यम क्या है, निर्वात है। तो इस आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होगा उस विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये विद्युत क्षेत्र हो गया। अब हमें करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत विद्युत बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे और उसकी कल्पना करेंगे, और ये परीक्षण आवेश Q0 जो है ये मुख्य आवेश, देखिए ये वाला जो आवेश है इस आवेश को हम बोलेंगे मुख्य आवेश, और ये जो Q0 आपने लिया है इसको हम बोलेंगे परीक्षण आवेश। तो मुख्य आवेश और परीक्षण आवेश के बीच की जो दूरी है वो कितनी लेते हैं, r। तो इस टॉपिक को करने के लिए मानेंगे, माना एक आवेश +Q बिंदु O पर स्थित है, बिंदु O से r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। कल्पना क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आगे हम बढ़े। देखिए ये दोनों आवेश, ये आवेश और ये आवेश दोनों देखिए समान प्रकृति के हैं। समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को, या ये कह सकते हैं प्रतिकर्षित करेंगे। ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रतिकर्षित करेंगे तो मुख्य आवेश परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा, और उस बल को हम लिखेंगे किससे, F से। बल को किससे लिखेंगे, F से। हम यहां इस बल की गणना किस नियम से करेंगे, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम हमने पढ़ा है, दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और वहां से हमारा बल का सूत्र आया था, बल F बराबर K Q1 Q2/r²। तो यहाँ कूलाम के नियम से हम लिख सकते हैं F = K Q Q0/r²। F = K, देखिए Q1 की जगह तो आ गया Q, और Q2 की जगह आ गया Q0, और बीच की दूरी है यहाँ पे R तो r²। या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो F = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आप पूछेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान पहले आपको बताया जा चुका है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के कितने होते हैं 12, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप इसको मान सकते हो समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। इसके बाद लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने पढ़ा है क्या होती है, E बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बल बटा परीक्षण आवेश, या बल जो कार्य विद्युत बल है और परीक्षण आवेश दोनों का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 की सहायता से बल का मान जो है वो समीकरण 2 में रखा जा सकता है, तो हम लिख सकते हैं इसको समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे तो हमारे पास आएगा E बराबर Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बटा Q नॉट। Q नॉट टू Q नॉट क्या हो गया कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो मान आ गया वो ये आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने किसके इक्वल मान रखा है, K के इक्वल, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो ये आ जाएगा E इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर। E इक्वल आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो जाएगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। E इक्वल K Q अपॉन R स्क्वायर, इसको हम बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। हम कर सकते हैं इस सूत्र से। इस टॉपिक पर बहुत से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के, क्योंकि ये बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है जहां भी आए वो हम ये सूत्र क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमने पिछले वीडियो में, इससे पहले हमने कूलम का नियम पढ़ा था, तब भी आपको बताया था मैंने कि जो विद्युत बल है, दो आवेशों के बीच में विद्युत बल लगेगा उस पर माध्यम का प्रभाव पड़ता है। तो हम आप यहां बात करें कि क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी माध्यम का प्रभाव पड़ता है, तो देखिए इसके लिए हम पढ़े। एक बात और मैं बता दूं, यदि आपको कहा जाए इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है उसको सदिश रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो सदिश रूप में आप इसको लिख सकते हो E वेक्टर इक्वल KQ अपॉन R स्क्वायर इनटू आगे क्या आएगा R कैप, जहां ये R कैप क्या है, एकांक सदिश। R कैप क्या है, एकांक सदिश। ये एकांक सदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा या बताएगा। तो अगला जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर माध्यम का प्रभाव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर माध्यम का क्या करेंगे, प्रभाव, इस पर डिस्कस करते हैं। तो माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर माध्यम का प्रभाव। देखिए क्या पड़ता है माध्यम का प्रभाव, हम जैसे यही ले लेते हैं कि माना एक आवेश प्लस Q और इससे स्मॉल r दूरी पर हम एक परीक्षण आवेश Q नोट की कल्पना करते हैं, और इसके चारों ओर जो आवेश है, आवेश के चारों ओर जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात। तो निर्वात होने पर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप EA ले लें तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा समीकरण नंबर 1। ये कह सकते हैं या तो हमारे पास KQ अपॉन R स्क्वायर। अब मैं कहूं आपको आवेश उतना ही लेना है,
लेकिन यहाँ निर्वात की जगह आपने माध्यम अन्य माध्यम ले लिया, अन्य माध्यम के अंदर पानी आ गया, लकड़ी आ गई, मेटल आ गया, जो भी आप लेना चाहिए अन्य माध्यम ले लिया और उतनी दूरी पर हम परीक्षण आवेश Q नोट की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। इस सिचुएशन के अंदर आपको पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो EM यहाँ पे मीडियम माध्यम है, तो वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को EM से रिप्रेजेंट कर दें तो ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली और Q/r²। देखिए यहाँ ये एप्सिलॉन नोट है, ये तो है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये जो एप्सिलॉन है ये है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। इसको आप समीकरण 2 मान सकते हो और ये वाला समीकरण 1 हो गया। हम लिखे समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम क्या दे दें, भाग दे दें। तो समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो हम लिखेंगे EA/EM इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² बटा Q/4 पाई एप्सिलॉन r², 4 पाई टू 4 पाई कैंसिल, Q से Q कैंसिल, r² टू r² कैंसिल। ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो हम इसे यूं लिखेंगे EA/EM इक्वल एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन ये तो माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की विद्युतशीलता, और इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं पैराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। तो EA/EM इक्वल हमारा आ गया एप्सिलॉन r, या आपको कहा जाए EM निकालना है तो आएगा EA/एप्सिलॉन r। अर्थात यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से ये रिजल्ट निकला कि माध्यम बदलने पर या माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, तो एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये माध्यम का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए हमने अभी जो टॉपिक हमारा किया वो ये किया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए कोई भी निकाय है और उस निकाय में n आवेश उपस्थित है। हमने ये मान लिया कि माना कोई निकाय है उसमें कितने आवेश हैं, n आवेश है, तो वहां यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपको ये कर दें कि यहां लिखो n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही बात है। n आवेश, यहां बहुल आवेश भी कर सकते हैं, या आवेश देखिए बिंदु आवेश के कारण किया गणना तो सिर्फ एक आवेश था, बिंदु आवेश के कारण गणना की तो एक आवेश था। यहां n आवेशों की बात कर रहे हैं तो देखिए हम एक निकाय लेते हैं, सपोज हमने ये एक निकाय ले लिया, निकाय भी कैसा है, विलगित निकाय है। क्या है, विलगित निकाय। तो हम इस विलगित निकाय में हम ये मानेंगे कि इसमें n आवेश है तो आवेश Q1, दूसरा जो आवेश है Q2, अगला जो आवेश है Q3, Q4, Qn। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए अभी मैंने बताया आपको एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी पड़ेगी, तो ये आपका परीक्षण आवेश हो गया। परीक्षण आवेश की जो Q1 आवेश है उससे दूरी है R1, Q2 जो आवेश है उससे दूरी है R2, Q3 आवेश है उससे दूरी है R3, Q4 आवेश है उससे दूरी है R4, इसी प्रकार Q1 जो आवेश है उससे दूरी है Rn, उससे दूरी कितनी है, Rn। आपको कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी इस निकाय के अंदर, तो हम कहेंगे कि कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको ER के द्वारा लिख सकते हो, रिजल्टेंट,
तो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी आवेशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा या सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा हमने पढ़ा है डाल्टन का सिद्धांत भी, उससे भी निकाल सकते हैं। तो E, क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है तो इनका योग कर सकते हैं। तो ER इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 डॉट 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 En। इस प्रकार से हम n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण अभी हमने निकाल रखा है। यहां इस निकाय में जो माध्यम है लिखा नहीं मैंने, वो क्या है, माध्यम निर्वात है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के लिए सूत्र कौन सा सूटेबल होगा, K Q1 हो जाएगा, क्योंकि E1 पहले आवेश के कारण निकाल रहे हैं और परीक्षण आवेश की दूरी इससे कितनी होगी, R1 स्क्वायर, और फिर लिख सकते हो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए R1 कैप। इसी प्रकार दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और फिर लिखेंगे R2 कैप। अगला जो वैल्यू आएगा K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डॉट 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 डॉट। आगे जो मान आएगा वो आएगा K Qn अपॉन Rn स्क्वायर और आएगा Rn कैप। आगे हम इसको सरल करें तो ER इक्वल R रिजल्टेंट या परिणामी या कुल बोल सकते हो। तो K इसमें कॉमन आ जाएगा, तो K कॉमन आने पर हमारे पास मान बचेगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस Q3 अपॉन R3 स्क्वायर R3 कैप डॉट 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 Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। देखिए इसको सदिश योग में लिख सकते हैं हम, गणितीय रूप में शॉर्ट में लिखा जा सकता है। इस k की जगह लिख सकते हो आप 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखा जा सकता है समीशन स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो I इक्वल 1 और 2 कहां तक, n तक, I इक्वल 1 to n, और इसको राइट कर सकते हो आप Qi अपॉन Ri इंटू Ri, ये आ जाएगा Ri कैप। ये हो जाएगा आपका n आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र या बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भी आता है, और वो जो टॉपिक है वो हमारा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कर सकते हैं, और पिछले जो क्लासेस थी जैसे पिछला जो कोर्स था उसमें कहीं पे इसका नाम विद्युत बल रेखा भी है, विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं इसको। यहां हम विद्युत क्षेत्र रेखा के नाम से भी जानेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, किन्हें कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह आवेश जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं, या तो पूछ लिया जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताओ। जनरली क्वेश्चन इस प्रकार का ही पूछा गया है अब तक कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण बताइए। अभी हम डिस्कस करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों पर। यहाँ पे बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं क्या, तो इसका डेफिनेशन बहुत आसान है, और डेफिनेशन ये है कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर वह जिस पथ पर गति का प्रयास करता है उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण मैं आपको बताऊं, एक एक करके हम पढ़ लेते हैं इसके गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, पहला गुण तो यह होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो काल्पनिक होती है। कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, निष्कोण होती हैं और सतत होती हैं।
सतत का मतलब लगातार, यहां काल्पनिक और निष्कोण, ये तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है। दूसरा जो गुण है वो ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं, धनावेश से तो बाहर निकलती हैं और ऋणावेश में क्या करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। ऋणावेश में क्या करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। देखिए मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट करता हूं विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को रिप्रेजेंट करता हूं। मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, +2 आवेश लेता हूं मैं इसको, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचने के लिए धनावेश नहीं, ये धनावेश बोला मैंने, तो धनावेश से बाहर निकलेंगे ऐसे, इस प्रकार से यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, धनावेश से बाहर निकलते हुए होगी। दूसरा आपको आ जाएगी ऋणावेश के कारण खींचिए, तो ऋणावेश के कारण अंदर प्रवेश करते हुए हो जाएंगे। सारी की सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऋणावेश के अंदर प्रवेश करते हुए हो जाएंगे। ऋणावेश के कारण अंदर प्रवेश करते हो जाएंगे, तो धनावेश के कारण तो बाहर निकलेगी और ऋणावेश के कारण क्या होंगी, अंदर प्रवेश होगी। ये तो एकल आवेश है, हम बात करेंगे दो आवेश। मान लीजिए ये धनावेश है और इसी के पास में ये ऋणावेश है, या एक निकाय में है, तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा गुण हो गया। तीसरा जो गुण होता है वो ये होता है कि हम यदि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा, कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, उसके किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच दे, मान लीजिए मैंने एक विद्युत क्षेत्र रेखा खींच दी, ठीक है, और इसका कोई भी बिंदु चुन ले, तो मैंने यहाँ पे एक बिंदु चुन लिया और इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये जो स्पर्श रेखा है, क्या है ये, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखा का कौन सा गुण हो गया, तीसरा गुण हो गया। क्या गुण है ये, कि यदि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, बिंदु P ले लिया मैंने, किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से कितने गुण हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, 3 गुण हो गए। एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 ही, चौथा जो गुण है 2 पूछ लेता है, 3 पूछ लेता है कई बार। चौथा जो गुण होता है वो ये होता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी काटती नहीं है। ये आसान सा गुण सबको याद ही रह जाता है कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं है। अब इसका रीजन जानने की कोशिश करें कि काटती तो नहीं। हम ये मान लें कि मान लीजिए कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं काट गई आपस में, मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, दोनों आपस में काट गई और कटान बिंदु जो है उसको मैंने बिंदु P ले लिया। अब मैं कहूं इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, तो इसकी स्पर्श रेखा तो देखो इस पे से खींचेगी, और इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, ये इधर जाएगी। तो जो आपका कटान बिंदु है, जिसको बिंदु P के नाम से जानते हैं हम, यहाँ पे मैंने Q को बिंदु, इस बिंदु को P नाम दे दिया, तो कटान बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं प्राप्त हो रही है, और एक ही बिंदु पर एक साथ 2 दिशाएं असंभव है। यह कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं प्राप्त नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती तो हम कह सकते हैं कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं। कितने गुण हो गए, 4 गुण हो गए। 5वां जो गुण है वो ये होता है कि कोई भी मान लीजिए चालक है, जैसे मैंने गोला मान लिया,
चालक को आपने आवेश दिया, या आवेशित गोला है ये, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चालक के पृष्ठ के क्या होती हैं, लंबवत होती है। ये कितने गुण हो गए, 5 गुण हो गए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो चालक के पृष्ठ के क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। तो ये कह सकते हैं कि जैसे कोई चालक है तो विद्युत क्षेत्र उसके क्या होगा, लंबवत होगा। क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखेंगे क्योंकि हम गाउस के लिए पढ़ेंगे, वहां पे ये चीजें काम में आएंगी। अगला जो गुण है, अंतिम जो गुण है वो ये आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जहां पास पास होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होती है, अधिक होती है। और जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम प्राप्त होती है। जैसे आपको डायग्राम से समझाऊं मैं, ये मान लीजिए मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिप्रेजेंट कर रखी है और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, E1। और एक दूसरा स्थान है जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हैं, ऐसे, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ले लेते हैं E2। तो यहां पे विद्युत क्षेत्र E1 और यहां विद्युत क्षेत्र क्या है, E2। तो आपको पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां ज्यादा होगी, तो E1 ग्रेटर देन E2, क्योंकि यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में है और यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो क्या है, दूर दूर है। यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है और यहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास में है। तो ये हमारे हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। दोबारा से मैं आपको शॉर्ट में गुणों को बता देता हूं। पहला गुण क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक, निष्कोण, सतत होती है। दूसरा गुण, ये धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में प्रवेश करती है। तीसरा गुण, किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा के कोई भी बिंदु लें और उस पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। चौथा गुण यह हो जाएगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। और तीसरा जो गुण है वो हमारा ये हो जाएगा, सॉरी, अगला जो नेक्स्ट गुण है वो ये हो जाएगा कि यदि मान दो जो चालक होता है उस चालक के पृष्ठ के क्या होती है, ये लंबवत होती है। और अंतिम जो गुण है वो ये हो जाएगा आपका कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अधिक, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कम प्राप्त होती है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए दो आवेश, कितने आवेश, दो आवेश जो परिमाण में समान। अब देखिए परिमाण में समान से ये समझेंगे, मान लीजिए पहला आवेश +2 है और दूसरा आवेश क्या है, -2 है। तो ये दोनों आवेश परिमाण में क्या है, समान है। प्रकृति में क्या है, ये दोनों विपरीत हैं, यानी एक धनावेश है तो दूसरा ऋणावेश है। ये अत्यंत निकट हो, क्या हो, अत्यंत निकट, बिल्कुल पास में हो ये दोनों आवेश। तो अत्यंत निकट हो और अत्यंत निकट हो तो इस प्रकार से जो निकाय बनेगा, क्या बनेगा, इस प्रकार से निकाय। तो ये दोनों आवेश बिल्कुल पास पास में हो तो इस प्रकार का जो निकाय बनेगा उस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलेंगे उसको, विद्युत द्विध्रुव। तो ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश और दोनों परिमाण में समान, प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो,
दोनों बिल्कुल क्लोज, अत्यंत निकट हो, तो इस प्रकार का जो सिस्टम या निकाय बनेगा उस निकाय को हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा एक तो आता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम पे हम पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। और हम बात करें HCl, तो ये दो एग्जांपल किसके हो गए हमारे विद्युत द्विध्रुव के, H पर प्लस, क्लोरीन पे क्या हो जाएगा माइनस। अगला जो टॉपिक हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम किससे कहेंगे, क्या होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, और इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहेंगे, अभी मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेश परिमाण में समान, देखिए एक आवेश +q और दूसरा आवेश -q, ठीक है। ये दोनों परिमाण में समान हैं और प्रकृति में क्या विपरीत है, दोनों मिलकर बिल्कुल एकदम पास में हो तो उसको हम विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं, इस प्रकार के निकाय को। अब हम बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो किसी विद्युत द्विध्रुव में, अब देखो ये निकाय है, क्या बन गया विद्युत द्विध्रुव। तो किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण, तो परिमाण कोई भी आवेश है उसका परिमाण ले सकते हो आप, मैंने एक +q ले लिया, और ये दोनों आवेश मान लीजिए आप, इनके बीच की दूरी देखिए, एक तो ये नेगेटिव आवेश और दूसरा आवेश है पॉजिटिव, मैंने इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो ले ली 2a, कितनी ले ली 2a। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप a भी ले सकते थे, देखो आगे के जो टॉपिक पढ़ेंगे हम दो, एक तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां पर हम एक बिंदु लेते हैं, जो बिंदु आता है वो, ये बिंदु आवेश +q आवेश से जितनी दूर होता है उतनी दूर -q आवेश से, यही कर सकते हैं, बीच में लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं सुविधा के लिए, बिंदु a और o के बीच की दूरी a लेता हूं, और ये a और a मिलकर कितनी हो जाती है 2a। जब वहां डेरिवेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी मैंने 2a क्यों लिया है। तो मैंने आपको इसका डेफिनेशन बता रहा था आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या होता है इसका डेफिनेशन, किसी विद्युत द्विध्रुव में एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, एक आवेश का परिमाण हो गया कोई भी एक आवेश, क्योंकि दोनों समान है, तो एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, और इसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे P से। और देखिए यहां मैं आपको पूछूं कि इसका, या इसको आपको बताऊं कि इसका मात्रक क्या होना चाहिए, तो देखिए आसान सा मात्रक है इसका मात्रक होगा आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। आपको पूछा जाए इसकी विमा, इसकी विमा भी बहुत आसान होगी, कूलाम की विमा होती है 1 और इसकी विमा T इंटू मीटर, मीटर की विमा हो जाएगी L, तो विमीय सूत्र इसका बनेगा ATL, क्या बोलेंगे इसको ATL, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो M0 L1 T1 और A1, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। इसका विमीय सूत्र है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम पीपीआर इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, डिस्कस करें कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या होंगे। सबसे पहला जो बिंदु वो ये होगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। दूसरी बात हम इसकी बात करें दिशा की, तो इसकी दिशा जो होती है वो ऋणावेश से किस ओर होती है, धनावेश की ओर होती है। तो विद्युत
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से किस तरफ मानी गई है, धनावेश की तरफ मानी गई है। अब तक जो हमने फिजिक्स में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है विद्युत क्षेत्र, देखिए अब इसके पार्ट हो गए कितने, 5 पार्ट है इस वीडियो का। तो सभी स्टूडेंट्स को रेगुलर आपको नोट्स मिल भी रहे होंगे, और जिन स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिल रहे, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था और ये भी कहा था कि आप या तो मेरे नंबर पे या स्कूल के जो कांटेक्ट नंबर है उन पे आप मैसेज कीजिए, आपको जितना पढ़ाया गया है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं सभी स्टूडेंटों को कहूंगा कि आप लोगों को जितना पढ़ा दिया गया आप उनके नोट्स बनाएं, जो आपको नोट्स भेजे जा रहे हैं, जिनकी पीडीएफ बनाकर मैं भेज रहा हूं, आप उससे उन नोट्स को अपनी फेयर कॉपी में उतार लें और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, और एक कॉपी और डाल लें जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर के जो पहला चैप्टर हमारा है फिजिक्स का, इस चैप्टर के मात्र 4 टॉपिक बचे, 3-4 टॉपिक, 4 ही टॉपिक है। उन 4 टॉपिकों के पूरे होने के बाद में इस चैप्टर के संपूर्ण न्यूमेरिकल के पर हम डिस्कस करेंगे, यानी इस चैप्टर के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आप एक कॉपी तो डाल लो कि अपने नोट्स बनाओ, और दूसरी जो कॉपी है उसके अंदर आप क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको आ रहे हैं उन न्यूमेरिकल को आप कीजिए रफ कॉपी में और बाद में उनको फेयर में उतार लीजिए। अब हम 4 टॉपिक और पढ़ने के बाद में आगे उन न्यूमेरिकलों को एक एक करके 1 बाय 1 और एक्सप्लेन करके, शॉर्ट में एक्सप्लेन करके और आराम से उन न्यूमेरिकल को हम करेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको समझ में नहीं आए आप उन न्यूमेरिकलों को समझिए, उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मैसेज कीजिए और आपको अगले वीडियो में उससे जो आपने प्रॉब्लम बताओगे उस प्रॉब्लम का क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। नोट्स में भी कोई लाइन आपको नहीं समझ में आ रही है या पढ़ाने पर कुछ लाइनें जैसे एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो उनके अंदर आपको कोई समझ में नहीं आता है, तो आप वो बोल सकते हो वीडियो के अंदर। अगला वीडियो जो होगा, जो भी हम डालेंगे, पार्ट 5 है, तो इस चैप्टर के टोटल हम 7 पार्ट करेंगे, 7 पार्ट करेंगे। 7 पार्टों में इस लेसन को हम खत्म कर देंगे। आज 5वां पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे गाउस लॉ के बारे में। उससे पहले हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट होगा और उसके पूरे न्यूमेरिकल कर लेंगे। अभी आज हमने जो पढ़ा था विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक गुण और बताऊं मैं आपको कि ये चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है कभी भी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो इस गुण को भी आप नोट कर लेंगे सभी स्टूडेंट। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत आसान सा टॉपिक था। एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल किसी विद्युत द्विध्रुव में, तो उसको हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक इसका कूलम मीटर मीटर, विमा ATL, इसको m0 L1 a टू द पावर 1 t टू द पावर 1 और a टू द पावर 1, और ये एक सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर। इसके आगे का जो नॉलेज है, इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर